हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है मैथ, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और यह मेरा चौथा क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम जाने थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या यूक्लिड का भागलेमा कहा जाता है। सब एक ही नाम है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो बताइए, फॉर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 3.25 रेकरिंग। ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं 6.73 पे रेकरिंग, और एग्जाम्पल 0.25 इस पे रेकरिंग, .74 23.74 इस पे रेकरिंग है, और 0.263 इस पे रेकरिंग है। और एक उदाहरण और लेते हैं, 6 उदाहरण लेते हैं। 1.23, 234, 235, 236 डॉट 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 करके अनंत तक। तो बताइए आप लोग, जो है ये जो संख्या हमने लिखी, क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और इसका वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए जानते हैं। इसको हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जो जिस संख्या पे रेकरिंग अगर लगा रहे तो वह संख्या क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। तो जैसे 3.25 है, इस पे लगा है रेकरिंग, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। इस पे भी रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, सबसे पहले जानेंगे। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। हम एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं। इस संख्या की बात करें तो इस पे भी रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इस संख्या की बात करें तो इस संख्या पे भी क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इस संख्या की बात करें तो इस पे भी रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और इस संख्या की बात करें तो इस संख्या में क्या है, तो ये संख्या जो है 1.232, फिर 234, 235, 236, ये बढ़ता ही जाता है अनंत तक। यानी इस संख्या में कोई भी संख्या या अंक या अंकों के समूह का क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। हम जान गए जो परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या पे अगर रेकरिंग लगा रहे तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहे, यानी इस संख्या में क्या है, कोई भी अंकों का रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इस संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। फिर आइए, अब इस संख्या में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में कौन है, शांत है या अशांत है। हम बताए थे आप लोगों को कि परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत आवर्ती होता है। तो परिमेय संख्या में ये क्या है, शांत है या अशांत है, कैसे जानेंगे। तो इसको हम हल करते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि ये टोटल संख्या कितना है, 3.25 है। इसको हम टोटल संख्या लिख लेंगे 325 यानी 325। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव की पहले की संख्या, यानी जिस अंक पे रेकरिंग नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो इस किस पे नहीं लगा है, तो 3 पे नहीं लगा है, तो 3 को घटा लेंगे। उसके बाद नीचा में हम क्या लिखेंगे, बट्टे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि दशमलव की बाद की जो संख्या उसकी बात करेंगे हम, बट्टा में हमेशा दशमलव की बाद वाली संख्या की बात करेंगे। तो दशमलव की बाद वाली संख्या 2 है और दोनों पर रेकरिंग लगा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को डबल 9 दे देंगे। फिर इसको आगे जो हल करेंगे तो 325 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 322 बट्टे 99। तो 322 बट्टे 99 आया है इसका हल करके। तो ये क्या है, तो 322 बट्टे 99 क्या है, ये पी बाई क्यू रूप में इसको हम लिख सकते हैं। आप पी बाई क्यू रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। देखिए हम लिख भी दिया है पहले कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या है, तो ये परिमेय संख्या में क्या है, तो अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, यानी जिस संख्या पर रेकरिंग लगा रहे हो वह क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो हमने हल करके भी बता दिया आप लोगों को कि कैसे इसको हल करना है। जितना संख्या लेंगे उतना लिख लेंगे और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम घटा लेंगे। अब बट्टा में यानी दशमलव के बाद की बात करेंगे हम, 2 अंक है और दोनों पर रेकरिंग है, इसलिए हम यहाँ पे डबल 9 देंगे। हम बाद में 325 में से 3 घटाएंगे तो 322 होगा और नीचा में डबल 9 था तो डबल 9 दे दिए। जो क्या किस रूप का आ गया, तो पी बाई क्यू रूप का आया है। पी बाई क्यू रूप का आया है तो ये परिमेय है। परिमेय में कौन सा है, तो ये अशांत आवर्ती का है। फिर हम आगे की संख्या की बात करते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय में क्या है, ये भी क्या है, रेकरिंग लगा है तो अशांत आवर्ती है। इसको जो हल करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल संख्या को देखेंगे हम। टोटल संख्या कितना है, 6.7 यानी 673 है। और उसके बाद हम घटाएंगे क्या, तो जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे। तो इस अंक पे रेकरिंग है तो इसको छोड़ के क्या कौन कौन संख्या बच गया, 6 7 यानी 67 हो गया, इसको घटाएंगे। अब बट्टा में क्या होगा, तो जिस अंक पे रेकरिंग रहेगा तो कितना अंक पे है, 1 अंक पे है तो एगो ना, दशमलव के बाद की बात करते हैं, एगो अंक पे रेकरिंग है तो एगो ना, और उसके बाद जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम 0 दे देंगे। तो फिर इसको जो हल करते हैं कितना होगा, 673 में से 67 घटाएंगे तो घटा लेते हैं, 13 में से 7 गया 6, ये हो जाएगा 6 6 0, ये 606 बट्टे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम काटते भी हैं तो काट देते हैं, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, इसको काटते हैं, 3 तिया 30 तिया 90, फिर कटेगा 2 से 101, इसको काटेंगे 15, 3 तिया 9, 3 7 3 5 15, यानी ये 37/5 आ गया। तो इसको काट कर क्या आया है, 37/5 आया है, जो पी बाई क्यू के रूप का है। तो पी बाई क्यू के रूप का है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय में कौन सा है, तो ये अशांत आवर्ती का है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या पर रेकरिंग लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का होगा। हल करने पर इसका वैल्यू कितना आया है, 37/5 आया है। फिर आगे की संख्या की बात करते हैं, यहाँ पे 0.25 है और 5 के ऊपर रेकरिंग लगा है तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय में क्या है, तो अशांत आवर्ती का है। और हल करने पे इसका मान कितना आएगा, तो हम देखेंगे कि 0.25, इन तीनों का कितना होता है, कौन सी संख्या बनता है 0.25 से, तो ये बनता है 25। फिर इसमें से घटाएंगे क्या हम, तो 5 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 5 को छोड़ के 0.2 है, तो 0.2 से कौन सी संख्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। तो हम 2 घटा लेंगे। बट्टा में हम देखेंगे कि कितने अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे है तो एगो 9, और उसके बाद दशमलव की बात करते हैं और इस पे रेकरिंग नहीं है तो एगो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 बैठा देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा, बट्टा ये हो जाएगा 90। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या का वैल्यू इतना आया, जो क्या है, अशांत आवर्ती का। ये अशांत आवर्ती का है। फिर अब हम इस संख्या की बात करते हैं। इस संख्या को कैसे हल करेंगे, ये तो परिमेय है, परिमेय में अशांत आवर्ती है क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है, और रेकरिंग लगा है तो इसका मान कितना होगा, वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि टोटल संख्या देखेंगे कितना है, 23.74 है, यानी 2374 टोटल संख्या लिख लेंगे हम। उसके बाद इसमें से घटाएंगे क्या,
तो घटाएंगे जिस अंक पे रेकरिंग रहेगा उसको छोड़कर। तो 7 4 पे रेकरिंग है और इधर रेकरिंग नहीं है, यानी 23 पे रेकरिंग नहीं है, तो 23 लिख देंगे, घटा लेंगे। फिर बट्टा में अब हम क्या करेंगे, तो हम दशमलव की बाद की संख्या की बात करेंगे। दशमलव की बाद की संख्या क्या है, 7 4 है, दोनों पे रेकरिंग है, तो दोनों पे रेकरिंग है तो डबल 9 हो जाएगा। अब कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद, तो फिर इसका आगे हम हल करते हैं, घटा लेंगे 2374 में से 23, तो 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 7 में 2 गया 5, ये 3, ये 2 बट्टे 99। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। फिर इस संख्या को अगर हम हल करते हैं तो क्या होगा, इसमें देखेंगे कि टोटल संख्या कितना है, 4 है, 0.263। इससे कौन संख्या बनेगा, तो 0.263 से 263 संख्या बनेगा। इसमें से हम घटाएंगे क्या, तो घटाएंगे, हम देखेंगे कि रेकरिंग को छोड़कर कितना है, 0.2 है, यानी 0.2 से कौन संख्या बनेगा, 0.2 से 2 ही बनेगा, तो 2 को हम घटाएंगे। फिर बट्टा में अब क्या करेंगे हम, तो बट्टा में हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या की बात करेंगे। तो क्या होगा, इसमें 2 अंक पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो डबल 9, और इस अंक पे रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले हम 0 दे देंगे। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 263 में से 2 जाएगा तो 261 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस जो है सवाल को हल करेंगे। और इस सवाल की बात करते हैं तो 1.232 3 4 2 3 5 2 3 6 ये अनंत तक जाता है। इस संख्या के क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का कोई हल नहीं होगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कोई भी अंक या अंकों के समूह का क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और इसको डायरेक्ट लिख देंगे अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार की संख्या अगर रहेगा तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस अंक पे रेकरिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। अब परिमेय में कौन सा होगा, तो ये अशांत आवर्ती का होगा। तो इस प्रकार से हल करते हैं। फिर आइए और थोड़ा हम आप लोगों को उदाहरण दे देते हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बताते हैं इधर। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 0.037 7 पे रेकरिंग है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 0.784 2 अंक पे रेकरिंग है। और हम बात करते हैं 7.365 5 पे रेकरिंग है, 74.364 2 अंक पे रेकरिंग है। अगर इस सवाल को हल करेंगे तो कितना होगा, आइए फिर इसको भी हल करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो टोटल संख्या को लिख लेंगे, 0.037 से कौन संख्या बनेगा, 0037 से हमको 37 संख्या बनेगा, तो 37 लिख लेंगे। फिर घटाएंगे क्या, तो हम देखेंगे कि रेकरिंग को छोड़कर इधर की जितनी संख्या क्या है, 003 है, इधर यही संख्या ना बचा है, तो इसी संख्या से कौन संख्या बनेगा, जोड़ेंगे तो 3 ही बनेगा, तो 3 हम माइनस करेंगे। फिर बट्टा में अब हम क्या करेंगे, तो दशमलव की बाद वाली संख्या की बात करेंगे। दशमलव की बाद वाली संख्या क्या है, तो यहाँ पे 037 है, 7 पे रेकरिंग है, तो 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 9 तो हम देंगे ही। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल 0 बैठा देंगे हम। फिर घटाएंगे तो क्या होगा, 37 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 34, और हो जाएगा 990 900। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परिमेय है, लिख देंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में कौन सा, तो अशांत आवर्ती है, लिख देंगे अशांत आवर्ती। फिर उसी प्रकार से इस संख्या को अगर हम हल करते हैं तो कितना इसका वैल्यू होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो इसको जो हल करेंगे तो 0.784, तो टोटल संख्या 784 बना। 0 इसके पहले अगर 0 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 784 हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे हम कि यहाँ पे देखेंगे कि जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को माइनस करेंगे। तो 84 पे रेकरिंग है, इधर नहीं है, इतना अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 07 से 7 ही संख्या बनेगा। उसके बाद
बट्टा में हम क्या करेंगे, तो 2 अंक पे रिकरिंग है तो डबल 9, और दशमलव के बाद की बात करते हैं, और 1 अंक पे रिकरिंग नहीं है तो एगो 0। फिर क्या होगा, यहाँ से हल करते हैं तो 14 से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा 7, ये भी 7, 777/990 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या है एक परिमेय संख्या है और अशांत आवर्ती का है। लिख देंगे अशांत आवर्ती का है। परिमेय में परिमेय संख्या, और इस संख्या को अगर अब हम हल करते हैं तो क्या होगा इसका, ये भी एक परिमेय संख्या है अशांत आवर्ती में, तो हल करेंगे तो टोटल संख्या कितना है 73 65। इसमें हम क्या करेंगे, तो 1 अंक पे रिकरिंग है, इधर की संख्या क्या है 736 है, इसको टोटल हम घटा लेंगे, जिस अंक पे रिकरिंग नहीं रहेगा उसी को घटाएंगे। उसके बाद हम दशमलव के बाद की संख्या की बात करते हैं, तो 1 अंक पे रिकरिंग है तो एगो 9, और ये दोनों अंक पे रिकरिंग नहीं है तो डबल 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका मान, तो हम घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9, अब हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, अब हो जाएगा 3, 13 में से 7 गया तो 6, ये भी 6, 66 29/990, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो क्या है परिमेय संख्या में अशांत आवर्ती का है। इसको भी लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो अशांत आवर्ती का है। तो देखिए हमने आप लोगों को कितना आसानी से बता दिए। फिर एक और सवाल है, इसको भी हल करते हैं। फिर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि जितनी संख्या है उसको टोटल लिख लेनी है। तो 74.364 यानी 74364 टोटल संख्या लिख लिए हम। उसके बाद क्या करना है, तो जिस संख्या पर रिकरिंग रहेगा उसको छोड़ के इसके पहले की जितनी संख्या रहेगा उसको हम घटा लेंगे। तो कितना है, 2 अंक पे रिकरिंग है, इधर नहीं है, 743 पे रिकरिंग नहीं है, तो यानी 743 इसको घटा लेंगे। फिर बट्टा में आप क्या करना है, तो बट्टा में हमेशा याद रखना है जो दशमलव की बाद की संख्या की बात करेंगे हम, तो दशमलव के बाद क्या है 3 गो अंक है, 3 गो अंक में 2 अंक पे रिकरिंग है, तो 2 अंक पे रिकरिंग है तो डबल 9, और जिस अंक पे रिकरिंग नहीं है तो उसके बदले हम 0 दे देंगे। फिर आप उसको घटा लेंगे, घटाने पे जितना होगा वही उसका मान हो जाएगा। तो इतना से घटाएंगे, 7 में 4 जाएगा हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, अच्छा 6 में 4 जाएगा हो जाएगा 2, फिर 3 में से 7 करेगा 13 में 7 गया 6, ये हो जाएगा 3/7/990, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या है एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में कौन सा, तो अशांत आवर्ती का है। देखा आप लोगों को कैसे हम बताए, तो हम जान गए कि जो अगर ऐसी संख्या अगर रहेगा सवाल में पूछा जाएगा और इसका मान अगर पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो परिमेय में कौन सा है, तो अशांत आवर्ती है, और इसका मान कितना होगा इसको हल करने पे, तो हमने बता दिया आप लोगों को इस प्रकार का अगर संख्या रहेगा जिस अंक पे रिकरिंग रहेगा तो वो क्या हो जाएगा परिमेय होगा। परिमेय में कौन सा होगा, तो अशांत आवर्ती का होगा। और इसको हल कैसे करेंगे, तो टोटल जितनी संख्या रहेगा वो लिख लेंगे, उसके बाद जिस संख्या पे रिकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेंगे, और बाद में के नीचा में बट्टा में हम क्या लिखेंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उस पे अगर रिकरिंग रहेगा तो उसके बदले 9 लिखना है, और जिस अंक पे रिकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले 0 लिखना है। तो हमने यहाँ पे बता दिए कि 3.25 था तो 325 टोटल संख्या बना, और दशमलव क्या है जिस अंक पे रिकरिंग नहीं है, 3 पे नहीं है तो 3 को माइनस कर दिए, बट्टा में दोनों अंक पे रिकरिंग है तो डबल 9 दे दिए। इसको जो 325 में से 3 घटाएंगे तो 322 होगा, बट्टा में 99, जो एक PQ ग्रुप का है, यानी ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में क्या है, अशांत आवर्ती है, यही इसका हल हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से इसको हल करना है। फिर आइए आगे के सवाल को हम बताएंगे, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर पुनः जो है हम आगे के सवाल को हम जानते हैं।
अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसी को एल्गोरिथम या यूक्लिड का भाग लेमा कहा जाता है, एक ही नाम है। हम यहाँ स्टार में लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसी का है नाम है एल्गोरिथम। या इसी को कहा जाता है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, या इसी का एक और नाम है यूक्लिड का भाग लेमा, यानी ये सब एक ही नाम है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या है, तो R जो है क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, या लेकिन B से छोटा रहता है। R जो होता है क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो ये सूत्र है। अब इसमें हम जानेंगे कि A क्या है, फिर B क्या है, Q क्या है और R क्या है। हम जानते हैं इसमें A को हम क्या कहते हैं, तो A को हम भाज्य कहते हैं। A को भाज्य कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेंट। फिर B को क्या कहते हैं, तो B को हम भाजक कहते हैं, इसको अंग्रेजी में डिवाइजर कहते हैं। फिर Q को क्या कहते हैं, तो Q को हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, अंग्रेजी में क्विंटेंट कहा जाता है। और R क्या है, तो R है शेषफल, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। तो हम पढ़े थे बचपन में, पहले भी पढ़े हैं, जो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है, तो भाग अगर हम जांच करते हैं तो सूत्र इसका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये चीज हम जानते हैं। तो भाज्य को डिवाइडेंट कहा जाता है, भाजक को डिवाइजर कहा जाता है, भागफल को क्विंटेंट कहा जाता है और शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है इसका A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या है, R क्या है, रिमाइंडर, यानी शेषफल से क्या होता है, तो 0 क्या होता है, छोटा होता है और बराबर होता है, यानी R से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होता है, R हमेशा छोटा होता है, B बड़ा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, जैसे 2 से हम भाग करते हैं, अगर हम 2 से भाग करते हैं 10 में, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या होगा, 2 से अगर हम डिवाइड लगाते हैं 10 में, तो क्या होगा, 2 पंचे 10। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया है, तो 0 आ गया है। 0 आ गया है तो 2 क्या है, 2 भाजक है, 10 क्या है, भाज्य है, 5 क्या है, भागफल है, और 0 क्या है, तो शेषफल है। तो कहने का अर्थ यह हुआ, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, भाजक क्या है, 2 जो है वह क्या है, शेषफल से क्या है, बड़ा है, और शेषफल क्या है, छोटा है, यानी 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, R, यानी इसको हम R कहते हैं।
इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको ए कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो बी क्या है, आर से बड़ा है बी, और आर का क्या है तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम 2 से भाग दिए हैं तो शेषफल क्या आया है, हमेशा 0 के बराबर आया है, यानी भाजक क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 2 से अगर हम भाग देते हैं तो यही इसका कहने का अर्थ हुआ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे आर क्या है, बी से छोटा है, 0 है। तो इसको कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल जो है क्या सब आ सकता है। जैसे हम 2 से अब हम 11 में डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, एक शेष बचा। यहाँ पे कितना शेष बचा, 1 बचा। फिर जैसे ही 2 से अगर हम भाग देते हैं 12 में तो 2 छक्के 12 यानी कट गया, 0 फिर आ गया, यानी ये पुनः फिर क्या आ गया है, तो शेषफल 0 के बराबर आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई भाजक अगर 2 रहता है, भाजक अगर 2 है तो शेषफल क्या होगा, हमेशा शेषफल कितना आ सकता है, तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, यानी इससे 1 कम। यानी अगर देखें यहाँ पे हम 2 से भाग दे 10 में तो शेषफल 0 आया है, 2 से अगर भाग दे 11 में तो क्या आया है, शेषफल 1 आया है, 2 से 12 में भाग दे तो शेषफल 0 ही आ गया है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भाजक अगर 2 है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 3 से भाग करते हैं, जैसे 15 में कोई संख्या लेते हैं तो 3 पंचे 15 कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया है, यहाँ पर 0 आ गया है। उसी प्रकार से अगर हम 16 में अगर भाग करते हैं 3 से तो फिर 3 पंचे 15, यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 1 आया है। अगर 17 में अगर हम भाग करते हैं कितना आएगा, 3 पंचे 15, यहाँ पे शेषफल क्या आया, 2। फिर अगर 3 से हम 18 में डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18, फिर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भाजक 3 है, भाजक बराबर 3 है तो शेषफल क्या आ सकता है, तो शेषफल क्या आएगा, तो पहला तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, अब 0 1 2 इतना ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भाजक अगर 3 है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 1 2, यानी इससे 1 कम, यानी 2 तक ही इसका शेषफल आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। आगे की हम भाग किए तो क्या है, 0 के बराबर आ गया है। तो आप जान गए कि अगर कोई संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो कोई संख्या से तो उसका शेषफल कितना आ सकता है। फिर आइए आगे के हम जानते हैं, जैसे 4 से अगर हम भाग करते हैं कोई संख्या में तो इसका शेषफल बताइए आप लोग जो कितना आएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, जैसे अगर हम मान के चलो यहाँ पे 15 ले लिए तो 4 तिया 12, यानी 3 यहाँ पे 3 शेष आया है। अगर 16 ले लेते हैं तो 4 चौके 16 कट गया, यहाँ पे 0 शेषफल आया है। अगर 4 से अगर हम 17 में भाग करते हैं तो 4 चौके 16, 1 शेषफल यहाँ पे आया है। अगर 18 में अगर हम भाग करते हैं 4 से तो 4 चौके 16, यहाँ पे 2 शेष आया है। अगर 19 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 चौके 16, यहाँ पे 3 शेष आया है। 20 में करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है, जो अगर भाजक अगर 4 है तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, यानी उससे 1 कम, यानी शेषफल 0 1 2 3 तक आ सकता है, इसके अलावा आगे नहीं आएगा। तो यही चीज दर्शाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कह रहा है आर जो क्या है 0 से बड़ा है या बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज दर्शाता है, बताता है। फिर आइए हम नोट में लिखा देते हैं, जैसे इधर अगर भाजक अगर
8 रहे तो शेषफल क्या आएगा? पूछ दे आपसे, अगर भाजक अगर 12 रहे तो शेषफल क्या आएगा? अगर भाजक अगर 6 रहे तो शेषफल क्या आएगा? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर भाजक अगर 8 रहे तो शेषफल क्या आएगा? तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, यानी इसके एक कम इतना तक आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर भाजक अगर 8 रहे तो शेषफल क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इसका शेषफल आ सकता है। उसी प्रकार से अगर भाजक अगर 12 है तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल 11 तक आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 11 तक क्या होगा? इसका शेषफल आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर भाजक अगर 6 रहे तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आएगा, 5, यानी 5 तक इसका क्या होगा? शेषफल आ सकता है। तो हम जान गए कि भाजक अगर कोई भी संख्या रहे तो उससे क्या होगा? शेषफल हमेशा छोटा रहेगा, उससे एक कम तक आ सकता है। फिर आइए हम इसका नोट लिखाते हैं, तो पहले जो हम मिटा लेते हैं। नोट में हम पहला नोट में ये लिखेंगे, भाजक या शेषफल हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होता है, छोटा होता है। ये चीज हम याद रखेंगे नोट में। जो शेषफल क्या होता है? हमेशा भाजक से क्या होता है? तो छोटा होता है। दूसरा हम याद रखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहाँ पर हम एल्गोरिथ्म इसलिए लिखें क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एल्गोरिथ्म ही दिया है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। निकालने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है क्या करने के लिए किया जाता है? तो एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे, ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म था, फिर यूक्लिड विभाजन एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम अब जानेंगे जो थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम पहले इधर मिटा लेते हैं हम, उसके बाद दो नोट इसमें याद रखनी है।
यहाँ से स्टार में हम जानेंगे कि HCF, नहीं सर पहले LCM बता देते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताइए क्या होता है, क्या होता है? सबसे पहला हम जानेंगे जो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है L से होता है लोवेस्ट, C से होता है कॉमन, M से होता है मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, या इसी को कहते हैं एक और नाम है अपवर्त। क्या नाम है? तो LCM का फुल फॉर्म होता है L से लोवेस्ट मतलब छोटा, C से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और M से मल्टीपल यानी गुणज, या इसी को कहा जाता है अपवर्त। इसका शॉर्ट नाम क्या है LCM का? तो इधर हम मिटा लेते हैं। LCM का शॉर्ट नाम है मॉस। क्या कहते हैं? मॉस। और इसी का अगर हम विस्तार में नाम जानेंगे तो हम इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं? LCM को अगर शॉर्ट में कहे तो मॉस कहेंगे, और लॉन्ग नाम कहेंगे तो हम कहेंगे महत्तम समावर्त। तो हम अब जानते हैं जो गुणज या अपवर्त क्या होता है LCM में। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे स्टार में कि 6 का गुणज क्या होगा, अपवर्त क्या होगा, कितना? कुल गुणज यानी 6 का कुल गुणज कितना होगा 6 का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुल गुणज जो है क्या होगा, गुणज मतलब गुना होता है, 12 खड़ी जो होता है ये अनंत तक जाएगा। तो गुणज कहने का मतलब 6 का कितना होता है। अगर हम कोई संख्या 6 लेंगे तो 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, फिर 30 होगा, 36 होगा, ये कहाँ तक डॉट डॉट करके अनंत तक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 6 का कुल गुणज कितना होता है। अगर बात किया जाए, अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए कि 6 का कुल गुणज या अपवर्त जो है वो कितना होता है, तो क्या कहेंगे हम? 6 का कुल गुणज जो होता है वो अनंत होता है, अनंत होता है, क्योंकि ये संख्या जो है अनंत तक जाएगा। तो 6 का कुल गुणज कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार से और संख्या अगर लेते हैं कुल गुणज, या इसका नाम है अपवर्त। किसका? अगर हम 8 की ले तो कितना होगा? तो 8 का गुणज पहले जानेंगे। तो 8 का गुणज होगा 8, 16, 24, 30 नहीं होगा, 32, 40 डॉट डॉट करके कहाँ तक? अनंत तक। तो कहने का अर्थ हुआ ये तो 8 का गुणज है, तो कुल कितने गुणज है उसमें पूछ दिया जाएगा। 8 का तो गुणज है, अपवर्त है, लेकिन कितने कितने होता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनंत तक होता है। कितना तक होता है? अनंत तक होता है। उसी प्रकार से 12 का कुल गुणज कितना होगा? कुल गुणज या अपवर्त आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि 12 का जो है गुणज जो है, कुल गुणज जो होता है वो होता है अनंत तक। कुल गुणज अनंत तक होगा। और 12 का क्या क्या गुणज होगा? तो 12 का 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा,
48 होगा, 60 होगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक, अनंत तक। तो आप लोग जान गए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एल से लोवेस्ट होता है जिसका अर्थ होता है छोटा, सी से कॉमन होता है जिसका होता है हिंदी अर्थ, और एम से मल्टीपल होता है जिसका अर्थ होता है गुणज या अपवर्तक कहा जाता है। फिर एलसीएम का जो है शॉर्ट नाम, इसको हम मौसा कहते हैं। फिर उसी प्रकार से इसका अगर हम लॉन्ग नाम कहेंगे तो मौसा का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम जाने हैं कि कुल गुणज यानी 6 का जो है कुल गुणज या अपवर्तक कितना होता है, तो अनंत तक होता है। तो गुणज क्या क्या होता है 6 का, तो 6 का गुणज होता है खड़ी यानी 6, 12, 18, 24, 30, 36 कहाँ तक, अनंत तक। उसी प्रकार से 8 का कुल गुणज या अपवर्तक इसी का नाम है, कितना होता है, तो अनंत तक होगा। कोई भी संख्या का गुणज या अपवर्तक क्या होगा, अनंत तक होगा। फिर 8 का गुणज में क्या क्या है, तो 8 है, 16, 24, 32, 40 कहाँ तक, अनंत तक। उसी प्रकार से हम जाना है कि 12 का गुणज या अपवर्तक क्या होगा, तो कहाँ तक, तो अनंत तक होगा। और गुणज में क्या होगा, तो 12 खड़ी हो जाएगा, 12, 24, 36, 48, 60 कहाँ तक, अनंत तक। तो हम जान गए जो गुणज या अपवर्तक किसे कहा जाता है। फिर अब हम जानेंगे HCF का फुल फॉर्म। तो इधर हम लिखते हैं स्टार में HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, तो यहां से हम H से होता है हाईएस्ट लिखेंगे, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर। जिसको हाईएस्ट को कहा जाता है बड़ा, इसका हिंदी हो गया बड़ा, कॉमन में से हो गया उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, या एक नाम इसका और है अपवर्तक। तो हम यहां से कह सकते हैं जो HCF का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, H से हाईएस्ट होता है यानी बड़ा, C से कॉमन होता है उभयनिष्ठ, F से क्या होता है, फैक्टर होता है, या जिसको हम कहते हैं गुणनखंड या अपवर्तक। तो अब हम जानेंगे इसका जो HCF का शॉर्ट नाम क्या है। HCF को हम कहते हैं मौसा, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे लॉसो होगा, शॉर्ट नाम लॉसो है, जिसको हम लोग उत्तम समावर्तक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, HCF मौसा, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार में आठ का कुल गुणनखंड या अपवर्तक कितना होगा, तो 8 का जो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल अपवर्तक कितना होगा, तो 8 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा, तो 8 जो है क्या होगा, कितना कितना से कटेगा, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से और स्वयं 8 से। ये 8 का गुणनखंड कितना होगा, कितना कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो टोटल इसका गुणनखंड अपवर्तक कितना हो गया, तो 8 का कुल गुणनखंड या अपवर्तक कितना होता है, तो 4 होता है। उसी प्रकार से अगर हम जानेंगे जो 12 का कुल गुणज या अपवर्तक कितना होगा, तो हम 12 का क्या करेंगे, हम लिखिए क्या होगा, इसका फैक्टर 1 से कटेगा,
2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से कटेगा। ये तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी इसका टोटल अपवर्तक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। हम जान गए जो अगर 8 का अपवर्तक अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे हम, तो 8 का अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से और 8 से, यानी 4 हो जाएगा। और 12 का कितना होगा, तो 12 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, स्वयं 12 से। हम कह सकते हैं कि 12 का अपवर्तक कितना होगा, 6 होगा। तो हम आज जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम, यानी यहाँ पे कहने का तो एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल होता है, जिसको एलसीएम को हम शॉर्ट नाम में लॉसा कहते हैं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सी हो गया था। अब फिर जिसका इसका लॉन्ग नाम है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक उसी प्रकार से एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एच से हाईएस्ट होता है, जो बड़ा होता है, हिंदी में कहेंगे तो सी से कॉमन यानी उभयनिष्ठ, एफ से फैक्टोरियल गुणनखंड या अपवर्तक, जिसको एचसीएफ का शॉर्ट नाम है मौसम और लॉन्ग नाम है महत्तम समापवर्तक। इसमें पूछे कि पूर्ण गुणनखंड या अपवर्तक कितना होगा 8 का, तो हम कह सकते हैं कि 4 होगा। कौन कौन होगा, जो 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से कटेगा, ये 8, तो कुल अपवर्तक 4 हो जाएगा। फिर 12 का कुल गुना कुल गुणनखंड खंड या अपवर्तक क्या होगा, तो 12 का होगा, कितना कितना से 12 कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, फिर 4 से, 6 से, स्वयं 12 से, तो कुल अपवर्तक इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पूछ दे कि 15 का कुल गुणनखंड या अपवर्तक क्या होगा, कितना होगा, तो 15 का हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना कितना से 15 कटेगा, तो 1 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 5 से, उसके बाद स्वयं 15 से, यानी टोटल कितना हो गया 4। तो 15 का कुल गुणनखंड या अपवर्तक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है, हम जानेंगे। गुणज मतलब गुना होता है खड़ी, और गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। फिर अब हम जो है आगे की क्लास में जानेंगे एलसीएम के कितनी विधि होती है निकालने का, फिर एचसीएफ का कितना विधि होता है निकालने का, तो 3 विधि होता है। आगे की क्लास में हम जानेंगे। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।